हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी जून की छुट्टियों को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय के साथ साथ थोड़ा बहुत स्टडी भी ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्टडी भी कुछ कुछ कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये होता है ना कि कॉन्टीन्यूसली अगर आप स्टडी के टच से में नहीं रहोगे ना, स्टडी के टच में, तो आपको जब स्कूल में जाओगे 1 जुलाई को, उस दिन मतलब बोरिंग डे लगेगा, है ना। होती है ना ये चीज़, तो टच में रहना ज़रूरी है। हो गया चलो 2-4 दिन थोड़ा एंजॉय कर लिया, इधर उधर घूमने चले गए, बट स्टडी को कंटिन्यूस अपने को रखना है। ठीक है बच्चे, तो चलो अब हम देखो हमारा जो चैप्टर नंबर ये था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 था ये आपका उधर मेंशन। तो इसके हमने इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको कर लिया था, है ना, आप सभी को अच्छे से पता है। इवन हमारी वो इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमने उसके MCQs हैं वो भी डिस्कस कर लिए थे। आज हमने जो डिस्कस करना है MCQ के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 5th क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, वैसे उस दिन भी करवा दिया था, चलो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल था तो मे भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विज़न। ये बोल रहा है कि कोई पर्सन है और उसको जिस लेंस की ज़रूरत है उसकी पावर दे रखी है -5.5 डायोप्टर। किसके लिए? उसको जो प्रॉब्लम है कि उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा दूर वाला, डिस्टेंट विज़न बोल रहा है ना। तो फॉर करेक्टिंग हिज नियर विज़न, और जो उसकी नियर विज़न की मतलब पास की चीज़ों को देखने की प्रॉब्लम है, उसके लिए उसको जिस लेंस की ज़रूरत है उसकी पावर गिवन है +1.5 डायोप्टर। ओके, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विज़न एंड नियर विज़न। हमने यहाँ पर फोकल लेंथ बतानी है। ठीक है जी, गिवन क्या है आपको? पावर गिवन है, निकालना क्या है? फोकल लेंथ निकालनी है। किसके लिए? जो हमें यहाँ पर 2 केस गिवन है। ओके बच्चे, तो हम देखो फर्स्ट हम करते हैं -5.5 डायोप्टर के लिए। तो देखो पहले आपने लिखना है पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। एफ यहाँ पर आपकी क्या होती है बच्चे? फोकल लेंथ होती है, और एफ है जो आपकी मीटर में होती है। ठीक है जी, तो पावर होती है जो लेंस की, वो हमें गिवन है -5.5 डायोप्टर। एफ हम निकालेंगे 1/-5.5। ठीक है, फोकल लेंथ हमने निकालनी है, पावर यहाँ गिवन है। तो जब इसको सोल्व करेंगे, 1 को डिवाइड करोगे आप 5.5 से, तो आपका जो यहाँ पर सोल्व करके बनेगा 0.181 मीटर बनेगा। ठीक है, और ध्यान करना है कि ये 5.5 आपका नेगेटिव में था, तो इसीलिए जो आपकी फोकल लेंथ है वो भी नेगेटिव में आएगी, -0.181। ओके जी, ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो पावर है वो आपको क्या गिवन है? +1.5 डायोप्टर। तो इसके लिए हम फोकल लेंथ निकालेंगे। सिंपली आपने वही फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ देखो ये थोड़ा सा ना टाइपिंग मिस्टेक है। F आपको लग रहा है कि ये पावर में दे रखा है 1/p, ये पावर में नहीं है बच्चे, ये इक्वल में है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग करते टाइम जो टेक्स्ट है हमारे हो जाती है, हेडिंग है जो अपना, तो ये उस तरीके से हो रखा है। ये जस्ट आपका F का फॉर्मूला है, F = 1/p। ओके, तो 1/1.5, और इसका जो आपका आंसर बनेगा दैट इज़ 0.667 मीटर। ओके बच्चे, तो फोकल लेंथ होगी जो आपकी नियर विज़न के लिए वो क्या होगी? 0.667 मीटर। और ध्यान रखना है मीटर में होंगे, यूनिट हैं जो आपके मीटर लेने हैं, सेंटीमीटर नहीं लिख देने, क्योंकि उन्होंने पावर को डायोप्टर दे रखा है। पावर आपकी 1 डायोप्टर तभी होती है जब हमारी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है। ओके बच्चे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चलो ऐसे ही और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है जो हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे पास दैट इज़ क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट है बच्चे, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज़ 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। ठीक है, मायोपिक पर्सन बोला है इसने, यानी कि उसको मायोपिया डिसीज़ है, और उसका जो फार पॉइंट है, वैसे तो हम बोलते हैं कि फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, लेकिन यहाँ जो फार पॉइंट गिवन है दैट इज़ 80 सेंटीमीटर। अब मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूँ, चैप्टर में जब हमने रीड किया था मायोपिक पर्सन, यानी कि मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया का सेकंड नेम आपका होता है नियर साइटनेस, कि नियर वाला आपको बिल्कुल सही दिखाई देता है, दूर वाला नहीं दिखाई देता। ठीक है जी, अब वो क्या बोल रहा है? फार पॉइंट बोल रहा है उसने ना, कि मायोपिक पर्सन के लिए फार पॉइंट है जो आपका 80 सेंटीमीटर गिवन है।
तो व्हाट इज़ द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। हमें यहाँ लेंस बताना है कि कौन सा लेंस है जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और नेचर है जो उसका वो कैसा होगा। ठीक है, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लेंगे। वो तो उसने इमेज बताई है, इमेज आपके इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है ना मायोपिया में, तो हम उसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चे, और आपने यहाँ लेंस फार्मूला लगा के एफ़ की वैल्यू है जो फाइंड कर लेनी है। इससे आपका नेचर और पावर है जो लेंस की हम बता सकते हैं। एफ़ निकालने के बाद आप पे निकाल लोगे। तो देखो आप इसको नोटबुक में कैसे लिखोगे, आपने बताना है पहले द पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया। जो पर्सन है वो किससे सफ़र कर रहा है, उसका जो आई डिफेक्ट है बच्चे वो क्या है, मायोपिया। इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में क्या होता है, द इमेज इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इस डिफेक्ट में जो इमेज होती है आपकी वो कहाँ बनती है, रेटिना के फ्रंट में बनती है। हैंस इसीलिए अ कनकेव लेंस इज़ यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन। तो ये इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। पता ही है ये, ऑलरेडी जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा है उन बच्चों को ये बात अच्छे से पता है। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है, इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होती है आपकी इन्फिनिटी होती है, क्योंकि हम फार पॉइंट की बात कर रहे हैं। ओके जी, इमेज की डिस्टेंस इन्होंने गिवन कर रखी है 80 सेंटीमीटर है, तो वी हम आपका यहाँ पर क्या लेंगे, -80 सेंटीमीटर। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि ये -80 सेंटीमीटर क्यों लिया है, सभी बच्चों ने। ठीक है, जिन बच्चों ने रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर अच्छे से किया है और ये चैप्टर मेरे साथ अच्छे से किया है, तो वो बच्चे आराम से बता देंगे। और जिनको इसका आंसर नहीं आ रहा, सो डोंट वरी बच्चों, आप लोग भी पहले एक बार जाके वो प्लेलिस्ट देखो। मैंने बिल्कुल अच्छे से मैनेज कर रखा है, चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर सभी वीडियोज़ आप वॉच कर सकते हो। ओके जी, तो इमेज की डिस्टेंस है जो वी हमें यहाँ गिवन है -80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्मॉल एफ। तो हम यहाँ पर लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे 1/v - 1/u = 1/f। v की वैल्यू है आपके पास, u की वैल्यू है, f की वैल्यू हमने निकालनी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। यहाँ आपको जो u की वैल्यू गिवन है, u की जो वैल्यू है इन्फिनिटी है और फॉर्मूले में हमारे पास है 1/u। तो यहाँ पर हमारे पास ये 1/∞, हमेशा मैथ्स में ये रूल होता है कि समथिंग बाय इन्फिनिटी मीन्स ऊपर कुछ भी हो, अगर नीचे आपका डिवाइड में इन्फिनिटी है तो वो आपका ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, समथिंग बाय इन्फिनिटी दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, ऊपर कुछ भी है और नीचे आपका इन्फिनिटी है तो आपका वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पर जो 1/∞ की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी, इसीलिए 1/f = क्या आ गया, -1/80। तो f की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ जाती है, f की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, -80 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में लिखोगे। ठीक है, तो दैट विल बी, इसको 100 से डिवाइड कर दोगे आप, तो ये हमारे पास क्या होगा, -0.8 मीटर। अब इन्होंने ये भी बोला था कि इसकी पावर निकालो, है ना। क्वेश्चन को देखो दोबारा से एक बारी, ये देखो उसने बोला था ना कि व्हाट इज़ द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड। तो इसीलिए फोकल लेंथ को हमने मीटर में लिया है, क्योंकि जो हमारी पावर है इसको हम किस में लेने वाले हैं अभी, डायोप्टर में। ओके बच्चे, तो देखो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, 1/f की वैल्यू क्या आ गई है, -1/80। तो f = -80 सेंटीमीटर, यानी कि -0.8 मीटर। तो पावर का फॉर्मूला लिखना है पहले आपने। ठीक है, p = 1/f, 1/-0.8, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ से क्या होगा, -1.25। और d लिखना है यहाँ, कैपिटल D लिखना है। कैपिटल D आपका यहाँ पर क्या होता है बच्चे, डायोप्टर होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी, ये सिर्फ ये मत समझो कि आज के लिए है, ये आपकी लाइफ टाइम के लिए इम्पोर्टेंट बात है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो बच्चे, क्या होता है, न्यूमेरिकल हमारे पास कोई आता है तो बस हम अपने तरीके से, यही हमारा एक टारगेट रहता है, आंसर तक पहुँचना है। ठीक है, तो अगर MCQ में तो है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर तक पहुंचो, टिक करो, अपना कॉलम फिल करो, जो भी है ABCD, ओके। ठीक है, आपका सॉल्व हो गया, दैट्स गुड। लेकिन अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है, जैसे अभी आपके 10th क्लास के सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव मतलब जहां आपको पूरा सॉल्व करना होता है,
तो वहाँ न्यूमेरिकल जब भी आप लोग सॉल्व करते हो ना, उसका फॉर्मूला पहले वहाँ पर ज़रूर मेंशन किया करो, डायरेक्ट पुट कभी भी नहीं करना। और उस फॉर्मूले में भी ट्राई करो, अगर आपके पास टाइम है तो आप बताओ। जैसे आपने लेंस फार्मूला लिख दिया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो आप वहाँ मेंशन करो कि हेयर v इज़ डिस्टेंस ऑफ इमेज, u इज़ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड f इज़ फोकल लेंथ। क्योंकि फिज़िक्स में जो नोटेशन हम यूज़ करते होते हैं ना, तो वो एक वैसे तो फिक्स नोटेशन होती हैं। जैसे पूरी ऑप्टिक्स में v आपकी इमेज की डिस्टेंस है, u आपके ऑब्जेक्ट की है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बात सभी को पता है, ठीक है। आप क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट करते हो उस लेवल से अटेम्प्ट किया करो कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, सब कुछ मैंने ही बताना है, सामने वाला ज़ीरो है, ए फॉर एप्पल से मैंने लिखना है। तो जब आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तब आपका एक पॉइंट भी वहाँ पर नहीं कटेगा, ठीक है। दिस इज़ गारंटी। ओके बच्चे, क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट करते हो इस तरीके से अटेम्प्ट किया करो, बेस टू मीडियम टू हाई, ठीक है। सबसे पहले लो लेवल कि क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखा, उसका सब कुछ बताया, फिर उसमें पुट किया, लास्ट में आंसर निकला जो आपका, उसके यूनिट्स लिखे और बताना कि ये हमने ये चीज़ निकाली है। ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका होता है फिज़िक्स में, ठीक है। मतलब साइंस में आपके, केमिस्ट्री में भी आ जाते हैं कई बारी, ठीक है बच्चे। ये थी आपकी आज की मोटिवेशन डोज जो बहुत ज़रूरी होती है। ओके जी, 7th क्वेश्चन है फिर अब हमारे पास, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज़ करेक्टेड। आपने ना डायग्राम बताना है। हाइपरमेट्रोपिया, देखो ऊपर आया था मायोपिया और फिर अभी आ गया हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया हमारा क्या था, नियर साइटनेस, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार साइटनेस। याद आ गया ना सभी को, जिन्होंने मेरे साथ साथ चैप्टर किया है, और जिन्होंने नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी चैप्टर को ज़रूर कर लेना, ठीक है। ऐसे ही आपको भी याद हो जाएगा। ज़रूरी नहीं होता एग्ज़ाम में हर बार नियर साइटनेस फार साइटनेस से आए, ये इस तरीके से भी आ जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन क्या था, अब सुनो ध्यान से। आपने डायग्राम बनाना है ये दिखाने के लिए हाइपरमेट्रोपिया को हम कैसे करेक्ट करते हैं। तो जब आपको पता होगा हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है, ठीक, तो आप उसको तभी करोगे ना। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फार साइटनेस, यानी कि जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो आपको सही दिखते हैं, लेकिन जो पास के हैं वो आपको नहीं दिखते, ठीक है जी। समझ आ गया सभी को हाइपरमेट्रोपिया। अब क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन पढ़ो। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज़ 1 मीटर। जो नियर पॉइंट है ना इसका, वो है इसका 1 मीटर। वट इज़ द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। आपने यहाँ पर पावर भी बतानी है लेंस की, ठीक है। करेक्ट जब करेंगे तो उसकी पावर क्या आएगी, तो पावर के लिए आपको फोकल लेंथ निकालनी होगी। अज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज़ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इन्होंने बोल दिया कि ये आप अज्यूम करके चलो कि जो नियर पॉइंट है नॉर्मल आई का दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ आ गया, ठीक है जी। तो देखो अब इसको कैसे करना है, आपने नोटबुक में कैसे लिखना है। तो ये फार साइटनेस होता है और फार साइटनेस के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो इमेज होती है हमें रेटिना पर बनानी होती है, तो कॉन्वेक्स लेंस का जब हम इमेज कर लेंगे तो वो रेटिना पर ही आपकी इमेज बन जाएगी, पहले वो बियॉन्ड द रेटिना होती है, ठीक है बच्चे। तो देखो आप लोग कैसे लिखोगे इसको। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। वो देख तो सकता है दूर के ऑब्जेक्ट को जो क्लियरली, बट फेसेस डिफ़िकल्टी इन सेइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्लियरली देखने में उसको प्रॉब्लम होती है। इट हैपन्स, ये होता है, क्यों होता है बच्चे ये, बिकॉज द आई लेंस, जो आई लेंस होता है, फोकसेस द इनकमिंग डाइवर्जेंट रे बियॉन्ड द रेटिना। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आई लेंस होता है ना, जो फोकस करने के लिए यूज़ में आता है, मतलब, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, जहाँ पर वो डाइवर्जेंट रे आती हैं वहाँ पर वो बियॉन्ड द रेटिना उनकी इमेज बन जाती है। और दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। ये जो डिफेक्ट होता है, ये जो डिसीज़ होती है, इसको ठीक किया जाता है किसका यूज़ करके, कन्वेक्स लेंस का। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर कन्वर्जेस द इनकमिंग लाइट इन सच अ वे दैट द इमेज इज़ फॉर्म ऑन द रेटिना। तो कन्वेक्स लेंस की पावर है जो इस तरह से चूज़ की जाती है कि जो इनकमिंग लाइट होगी, जो लाइट रेज वहाँ पर आके पड़ेंगी, तो उनकी जो इमेज है आपकी वो रेटिना पर बनेगी, ठीक है। और यही तो हमें चाहिए था, हमें क्या करना था, इमेज को
रेटिना पर ही बनाना था हमने। ठीक है जी, ये बोल रहा है फिर आगे, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, जैसा कि नीचे फिगर में दिखाया गया है। देखो अभी यहाँ पर सभी ये देखो, ठीक है, करेक्शन है ये हाइपरमेट्रोपिक आई की। ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया गया है, रेड डॉट से आपको इमेज दिखाई है, ऊपर देखो रेटिना पर आपकी इमेज बनी हुई है। ओके बच्चे, तो द कन्वेक्स लेंस एक्चुअली क्रिएट्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है नियर बाय ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये एन डैश दिखा रखा है आपको, एट द नियर पॉइंट ऑफ विजन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, किसके लिए बनाता है ये, जो पर्सन हाइपरमेट्रोपिया से सफ़र करता है। द गिवन पर्सन विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट कैप्ट एट 25 सेंटीमीटर। तो जो पर्सन है वो कैसे देखता है ऑब्जेक्ट को, जस्ट उसने बोला है ना कि नॉर्मल पर्सन के लिए 25 सेंटीमीटर है, नियर पॉइंट है जो नॉर्मल आई का। इफ़ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म एट हिज नियर पॉइंट हमें यहाँ गिवन क्या है, वो हमें गिवन है 1 मीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ क्या गिवन थी 25, तो यू आपका क्या हो गया -25, वी आपका -1 मीटर, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, उसके बाद फोकल लेंथ सेंटीमीटर में लिख लेना इसको, ये मीटर बाय मिस्टेक टाइप हो रखा है। अब आपने फोकल लेंथ के लिए लेंस फार्मूला लगाना है, तो लेंस फार्मूले में ध्यान रखना है 1/v - 1/u होता है। u को आगे v को पीछे मत कर देना, यहाँ जैसे है वैसे ही आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, जैसे 5 - 4 है, उसको 4 - 5 लिख दोगे तो सब कुछ ही चेंज नहीं हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ध्यान रखनी है ये चीज़ सभी ने। तो 1/- 100 है ये, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/- 25 इज इक्वल टू 1/f। 125 का आप लोग एलसीएम लोगे और ये 25 चौका 100 होते हैं, ऊपर आपका ये 4 - 1 यानी कि 3, और ये 1/f की वैल्यू आई है 3/100, तो f की वैल्यू आपकी क्या आएगी 100/3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 100 का थर्ड पार्ट हम करते हैं तो 33.33 होता है ना, ये आएगा आपका सेंटीमीटर में। हमने पावर भी निकालनी है जो डायोप्टर में होती है, तो फोकल लेंथ को हम किस में लिखेंगे यहाँ पर मीटर में, तो ये आपका हो जाएगा 0.33 मीटर। तो पावर पी आपकी क्या आएगी 1/f इज इक्वल टू 1/0.33 मीटर। ठीक है, यानी कि 3 डायोप्टर। ये डायोप्टर लिखना आप लोग मत भूलना, साइंस में कोई भी न्यूमेरिकल आप लोग सोल्व करते हो तो उसके यूनिट्स को मत भूलना बच्चे, वो ज़रूरी हैं लिखने। ठीक है, 9th क्वेश्चन है आपके पास, what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye। ये बोल रहा है कि क्या होता है, ठीक है, what happens to the image distance यानी कि जो v है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम ऑब्जेक्ट है जो आई से दूर लेके चले जाते हैं। तो पहले आप अपना नॉर्मल कंसीडर करके देखो, कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने है, सामने अपने एक पर्सन को खड़ा कर लो, वो आपसे दूर लेके जा रहा है, दूर लेके जा रहा है, दूर लेके जा रहा है, उसकी इमेज पहले आपके लिए क्या थी, बड़ी थी। जैसे जैसे वो दूर गया इमेज आप उसकी छोटी होती जाएगी। ठीक है जी, जैसे आप लोग क्या करते हो, पहले फ़ोन के बिल्कुल आगे खड़े हो, ठीक है, आप पूरे दिख रहे हो बिल्कुल सही। जैसे वो सेल्फ़ी नहीं लेते हैं, सेल्फ़ी लेते हैं, सेल्फ़ी लेने वाले पर्सन का फेस तो बड़ा सा आ जाता है, चाहे छोटा भी हो, और पीछे वालों का छोटा आता है ना। तो यही चीज़ है कि जितना दूर जाते हैं तो वो छोटी इमेज बनती जाती है। यहाँ पर यही बात है जो हमने एक्सप्लेन करनी है। ठीक है बच्चे, तो एक्चुअली क्या होता है, जो आपकी आइज़ हैं उनका तो नहीं वो साइज़ बढ़ता घटता, ठीक है, इमेज की जो डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट बोल रहा है ये, ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है आई से उसकी जो डिस्टेंस है वो हम बोल रहे हैं कि चेंज करते जा रहे हैं। तो देखो बच्चे, हम इसको कैसे मतलब लिखेंगे आप लोग अपनी नोटबुक में, सिंस द साइज ऑफ आइज कैनॉट इंक्रीज और डिक्रीज, यू नो वेरी वेल। ठीक है, किसी की आइज़ का साइज बढ़ता घटता है भाई, किसी का कभी बड़ा घटा हो मुझे भी बता देना है, नया एक्सपेरिमेंट बन जाएगा, एक नई मतलब इनोवेशन, नई हिस्ट्री। द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इमेज की जो डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, हम अपनी आई से जब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं, द इमेज डिस्टेंस इन द आई डज़ नॉट चेंज, इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं होती। ठीक है, वो हमारी आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कंपनसेट हम करते हैं। ठीक है, कंपनसेट मतलब उसकी फोकसिंग करना वो।
तो देखो क्या लिखोगे अब इसको, इंक्रीज इन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉम्पनसेटेड बाय द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ऑब्जेक्ट की वो जो डिस्टेंस चेंज होती है हमें उसको देखना उतना ही मुश्किल हो जाता है, हम उतना ही जोर डालते हैं अपनी आंखों पर, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ आई चेंजेस इन सच अ वे दैट द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट द रेटिना ऑफ द आई। आई की जो फोकल लेंथ है हमेशा इस तरीके से चेंज होती है कि जो इमेज है आपकी वो हमेशा रेटिना पर ही बनती है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू स्टार्स ट्विंकल। जो स्टार होते हैं वो क्यों ट्विंकल करते हैं, वो क्यों चमकते हैं, ये हमने बताना है, ठीक है बच्चे। तो हाँ, आपने ना जब चैप्टर पढ़ा इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमने, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है भाई, यहाँ भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर था एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है। यहाँ पर भी हमने वही कॉन्सेप्ट है जो अप्लाई करना है, ठीक है बच्चे। तो देखो क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो स्टार होते हैं हमारे वो अपनी खुद की लाइट है जो एमिट करते हैं, ठीक है। और स्टार हैं जो बहुत दूर भी हैं अर्थ से, तो दूर होते हैं उनको हम पॉइंट सोर्स की तरह कंसीडर कर लेते हैं। लाइट जब स्टार से आती है एटमॉस्फेयर में तो अलग अलग लेवल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अलग अलग लेवल पर जब वो रिफ्लेक्ट होती है उसका रीज़न क्या होता है, अलग अलग लेवल पर जो डेंसिटी है वो अलग अलग होती है। ओके बच्चे, तो देखो यहाँ पर क्या है, इसको आप कैसे लिखोगे अपनी नोटबुक में, स्टार्स एमिट देयर ऑन लाइट एंड दे ट्विंकल ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो स्टार होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं, और वो ट्विंकल क्यों करते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। स्टार्स आर वेरी फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ। स्टार हैं जो अर्थ से बहुत दूर हैं, हैंस दे आर कंसिडर्ड एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इसीलिए उनको क्या कंसिडर करके चलते हैं हम, लाइट के का एक पॉइंट सोर्स कंसिडर करके चलते हैं। When the light coming from stars enters the earth atmosphere, तो स्टार से जो लाइट आती है पहले वो कहाँ आती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी की वेरिएशन है वहाँ पर, तो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट लेवल्स बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द एयर डेंसिटी एट डिफरेंट लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। यही बात समझाई थी ना मैंने आपको अभी सभी को, कि वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और वो कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर। क्यों, क्योंकि हमारे पास वेरिएशन होती है एयर डेंसिटी की डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर। व्हेन द स्टार लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर कम फ्रॉम टुवर्ड्स अस, तो जो स्टार की लाइट है ना जो रिफ्लेक्ट होती है एटमॉस्फेयर से, ठीक है, जब जितना जैसे जैसे वो हमारी तरफ आती है तो वो हमें और ब्राइट है जो लगती जाती है, ठीक है। देन व्हेन इट कम लेस टुवर्ड्स अस, उसके बजाय जब वो हमारी तरफ कम आती है। ओके जी, देयरफॉर इट अपीयर्स एज इफ़ द स्टार्स आर ट्विंकलिंग एट नाइट, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जो स्टार की रियल डिस्टेंस है और हम जो देखते हैं हमें वो थोड़ा वर्चुअल डिस्टेंस पे दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। और वो बार बार उसकी पोजीशन है जो लेफ़्ट राइट होती रहती है हमारे लिए, और वो किस फॉर्म में दिखती है, वो दिखती है हमें ट्विंकलिंग के फॉर्म में, ठीक है बच्चे। होप सो ये क्वेश्चन है जो आपको समझ आया होगा, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और सबका किया कराया क्वेश्चन है। अभी आज ही रात को जाकर अपनी छत पर निकलकर आसमान में तारे देखना, क्या आपको तारे हैं जो एक फिक्स पोजीशन पर दिखाई देते हैं या फिर वो ट्विंकल करते दिखाई देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना, और फिर एक बारी ध्यान उस जगह से दूसरी जगह करके देखना कि आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है या नहीं आता। आपको अपना आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। ओके बच्चे, मतलब डेली लाइफ से जितना आप सीखते हो उतना आप कहीं से भी नहीं सीख सकते, ठीक है। साइंस इज़ जस्ट नथिंग, कुछ भी नहीं है साइंस, इट इज़ जस्ट आवर डेली लाइफ एक्सपीरियंस। ओके, सिर्फ ये डिपेंड है हमारी एप्लीकेशंस पर। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके साथ ही हमने एक और कंसेप्ट है जो किया था, एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चे, एक तो जो प्लैनेट का साइज़ है वो बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, और स्टार की कंपैरिजन अर्थ के बहुत पास है, तो जितने भी मतलब रिफ्रैक्शन वहाँ पर भी होते हैं, ये नहीं है कि रिफ्रैक्शन नहीं होते, लेकिन जो उन सभी रिफ्रैक्शंस की हम बात करें ना तो उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो नल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए जो यहाँ प्लैनेट होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते। तो कैसे लिखोगे बच्चे आप लोग इसको, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज
दे अपीयर लार्जर इन साइज। प्लैनेट है जो ट्विंकल नहीं करते, वो नहीं चमकते। क्यों नहीं चमकते? क्योंकि उनका जो साइज़ है पहले तो बड़ा दिखाई देता है दैन द स्टार्स, स्टार्स के कंपैरिजन में, ठीक है, एज दे आर रिलेटिवली क्लोज टू अर्थ। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो अर्थ के बहुत पास हैं। प्लैनेट्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। प्लैनेट को हम क्या कंसीडर करके चल सकते हैं? कलेक्शन कंसीडर करके चल सकते हैं हम लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज, ठीक है, जो पॉइंट साइज सोर्स हैं उनकी काफ़ी कलेक्शन, मतलब काफ़ी हैं, वो हमारे पास कई हैं, ठीक है बच्चे। द डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट प्रोड्यूस आइदर ब्राइटर और डिमर इफेक्ट। तो जो डिफरेंट पार्ट होते हैं ना इन प्लैनेट्स के, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? या तो ब्राइटर यानी कि बहुत चमकता हुआ, या फिर डिमर यानी कि बहुत धुंधला इफेक्ट होता है उनका। और वो किस तरीके से होता है कि जो एवरेज है ब्राइटर और डिमर इफेक्ट का वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है जी। हैंस द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर नलिफाइड। और जो ट्विंकलिंग का इफेक्ट होता है वो भी ज़ीरो हो जाता है इसके साथ ही। और इसीलिए जो प्लैनेट हैं वो ट्विंकल नहीं करते, यानी कि प्लैनेट है जो आपकी ट्विंकलिंग नहीं करते। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की जो एप्लीकेशन है आपकी, और जैसे हमारे पास ये नेक्स्ट हमने किया था स्कैटरिंग वाला, वो जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इस चैप्टर में ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपके आई के डिफेक्ट, ओके बच्चे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपके यहीं से बनते हैं, और इस चैप्टर में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन श्योरली आता है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, एक ही क्वेश्चन रह गया क्या? नहीं, बस 2 हैं। चलो मुबारक भाई, इसके थोड़े ही थे चैप्टर के क्वेश्चन, है ना। वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह उठते हो, जो बच्चे उठते हैं उन्होंने कभी देखा है स्काई की तरफ, जो आपका सन है वो रेडिश दिखाई देता है। कभी सोचा है कि ये ऐसा क्यों होता है? तो क्या रीज़न होता है इसका? बोलो, किसी को पता हो तो ज़रूर बताना है, ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जब सनराइज़ होता है तो जो लाइट रेज आती हैं सन से, तो सन से अर्थ के एटमॉस्फेयर तक बहुत डिस्टेंस है हमारी आइज़ तक जब वो पहुँचती हैं। इस पूरी जर्नी में जो शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं लाइट की वो तो स्कैटर्ड हो जाती हैं, और जो लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं सिर्फ वही हमारी आइज़ तक पहुँचती हैं, ठीक है। जब हमने विबग्योर का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो वहाँ मैंने आपको बताया था, विबग्योर मतलब जैसे रेनबो बनता है हमारा ये बारिश के बाद, ठीक है। हमने प्रिज्म वाला पढ़ा है ना ये कॉन्सेप्ट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस हमारा ये विबग्योर बनता है रेनबो। तो वायलेट नीचे होता है और रेड आपका सबसे ऊपर होता है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और ब्लू की हमारी शॉर्ट होती है। तो रेड कलर है जो हमारी आइज़ तक पहुंच जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग के बाद। लेकिन जो ब्लू कलर है वो नहीं पहुंचता, ठीक है, सिर्फ जो लॉन्गर वेवलेंथ हैं वही पहुंचती हैं। और लॉन्गर वेवलेंथ किसकी होती हैं? रेड की होती हैं। इसीलिए सन हमें कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। सो इजी। अब देखो इसको नोटबुक पे कैसे लिखोगे आप लोग? ड्यूरिंग सनराइज, जब सनराइज होता है, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन हैव टू ट्रैवल अ ग्रेटर डिस्टेंस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। सनराइज जब होता है तो जब लाइट रेज आती हैं सन से, वो ट्रैवल करती हैं ग्रेटर डिस्टेंस, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमारी आइज़ तक पहुंचने से पहले। इन दिस जर्नी, इस जर्नी में क्या होता है? द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड आउट। शॉर्टर तो स्कैटर आउट हो जाती हैं, अब बची कौन सी? लॉन्गर वेवलेंथ, वो हमारी आइज़ तक पहुंच जाती हैं। लॉन्गर वेवलेंथ आर एबल टू रीच आवर आइज़ सिंस ब्लू कलर हैज़ अ शॉर्टर वेवलेंथ, ये आपको सभी को पता ही है अच्छे से, है ना। एंड रेड कलर हैज़ अ लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है बच्चे। द रेड कलर इज़ एबल टू रीच आवर आइज़, तो रेड कलर है जो हमारी आइज़ तक पहुंच जाता है आफ्टर द एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी रिफ्रैक्शन मत लिख देना, बहुत कन्फ्यूज होते हैं बच्चे इस चीज़ में, ठीक है। देयरफॉर द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, इसीलिए जो सन है रेडिश दिखाई देता है अर्ली मॉर्निंग में, सुबह सुबह बहुत जल्दी, ठीक है बच्चे। आजकल तो जैसे गर्मियों के दिन हैं, जून का मंथ है, सनराइज़ का जो टाइम है 5 o'clock के आसपास है ना। तो उठ के देख लिया करो भाई, 5 o'clock बड़ी अच्छी हवा होती है उस टाइम, है ना। अर्ली मॉर्निंग का सीन तो बहुत बढ़िया होता है, बिल्कुल गर्मी नहीं होती उस टाइम पे। तो
चलो मतलब अच्छा आदत तो होनी चाहिए ये सुबह उठ के थोड़ा बहुत वॉक करने की, क्योंकि वो जो उस टाइम नेचर में जितना मतलब वो सुकून है ना एक तरीके से हम बोलें, और जितना हेल्थ रिलेटेड जो बेनिफिट सुबह मिलता है आपको वो दिन में नहीं मिलता, क्योंकि दिन में तो हम इतने सारे पोल्यूशंस के साथ इतने सारे उसके साथ उसको बहुत मतलब वो कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। तो देखो बच्चे आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये, वाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। जैसे देखो आप लोग बाहर निकल के स्काई को देख रहे हो, आपको ब्लू दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन एक जो एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट मतलब जो ऊपर जा रहे हैं आउटर स्पेस में जो जाते हैं, ठीक है, जैसे ये मतलब माउंटेन्स वगैरह ऊपर चढ़ते हैं या फिर ऊपर भी मतलब जाते ही हैं, जैसे बहुत जाते हैं, ठीक है, तो उनको ये ब्लू नहीं दिखाई देता, उनको ये डार्क दिखाई देता है, ठीक है। तो हमने ये रीज़न बताना है कि क्यों दिखाई देता है। तो इसका जो रीज़न होता है बच्चे वो होता है वहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेजेंट ना होना, और एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो जब तक एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो सनलाइट स्कैटर्ड ही नहीं होगी, कोई स्कैटर्ड लाइट हमारी आइज़ तक पहुँचेगी ही नहीं, हमारी मतलब एस्ट्रोनॉट की, ठीक है, और इसीलिए उसको जो ये है आपका स्काई है जो ब्लैक दिखाई देता है। अब इसको नोटबुक में लिखना है आप सभी ने, तो देखो आप कैसे लिखोगे इसको, द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। जो स्काई होता है वो डार्क दिखाई देता है ब्लू की बजाय एस्ट्रोनॉट के लिए, बिकॉज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर इन द आउटर स्पेस, क्योंकि हमारे आउटर स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है दैट कैन स्कैटर द सनलाइट, जो सनलाइट को स्कैटर कर सकें। एज द सनलाइट इज़ नॉट स्कैटर्ड, सभी को पता है कि जो सनलाइट है वो स्कैटर्ड नहीं होती, नहीं होगी, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है ना, सनलाइट तो स्कैटर्ड होती है एटमॉस्फेयर में लेकिन वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। नो स्कैटर्ड लाइट रीच द आइज़ ऑफ द एस्ट्रोनॉट, तो एस्ट्रोनॉट की आइज़ की तरफ भी कोई स्कैटर्ड लाइट नहीं आई, एंड द स्काई अपीयर्स ब्लैक टू देम, तो इसीलिए जो स्काई है उसके लिए वो कैसा दिखाई देता है, उसको ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है बच्चे। तो ये थे आपके आज की क्लास के क्वेश्चन आंसर, और मैं एक बारी फिर से बता देती हूँ आप सभी को, आज के क्लास में हमने एंड टेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। अब कुछ स्टूडेंट अगर ये सोच रहे हैं एंड टेक्स्ट में मैम ने पहले 4 क्वेश्चन नहीं करवाए, तो ऐसा नहीं है बच्चे, जो इससे प्रीवियस क्लास थी ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन की वो काफ़ी छोटी होती जा रही बनती सारे ही 10-12 मिनट की, और फिर ये क्लास जाके आपकी 45-50 मिनट की बनती, तो इसीलिए मैंने उस क्लास में ऐड कर दी, ठीक है। तो सभी बच्चे इसके प्रीवियस क्लास में वो ज़रूर देख लेना, ओके बच्चे। चैप्टर भी मैंने आपका अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वो समझ भी आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के 2 केमिस्ट्री के चैप्टर हो गए हैं और 2 ये फिज़िक्स के हो गए हैं, रिफ्रैक्शन वाला हो गया और ये भी हो गया, और 2 चैप्टर आपके शायद बायो के हो गए हैं, 2 नहीं तो 1 तो पक्का हुआ है, मतलब 10th साइंस का 5 to 6 चैप्टर अराउंड बोल रही हूँ मैं, 5 श्योर है, 6 में मुझे डाउट है, मैं चेक कर लूँगी चैनल पर। तो इतना सिलेबस आपका हो चुका है साइंस का, एक तरीके से 40% सिलेबस आपका हो चुका है, ठीक है बच्चे। ये मेरी तरफ से हुआ है, आपकी तरफ से कब होगा, पूरी वीडियोस देखोगे, क्वेश्चन लगाओगे, ये देखोगे कि मैं आंसर कर पा रहा हूँ या नहीं, तो आपके तरीके से वो तब होगा, ठीक है बच्चे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर और क्वेश्चन सभी आपको समझ आए होंगे। अब आपको नोटबुक बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपका कोई भी क्लास टेस्ट हो वो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नोटबुक प्रिपेयर होगी आपकी और आपके क्वेश्चंस हैं जो वो भी हो गए, ठीक है बच्चे। और अगर आप लोग आज चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक भी करोगे और कमेंट करके भी बताओगे कि क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है बच्चे, और मैक्सिमम शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि इस चैनल पर हम 10th क्लास का साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है जो प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।